का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग अच्छा स्वस्थ रहना चाहते हैं, पर सारी कंडीशंस ऐसी आ रही है कि उतना हेल्दी रहने के लिए सभी दूर से हमको प्रयत्न करना पड़ रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा ये रहता है कि इनटेक, तो हमें क्या खाना है, शरीर को क्या देना है, उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा-सा हेल्थ के बारे में जान लेंगे, जो सभी पूरी दुनिया जिसको मानती है कि डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उन वो लोग क्या कहते हैं कि हेल्थ क्या है? तो सिर्फ किसी भी बीमारी का अभाव है या और कुछ है? तो उसमें हम लोग देखते ही है कि उसमें उन्होंने भी मेंशन किया है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल-बीइंग जिसमें आता है। तो हमें सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमें अब परफेक्ट हेल्थ की तरफ जाना है। तो हर चीज को जो खाद्य मिल रहा है, जो आहार मिल रहा है, उन सारे आहारों के बारे में हमें अलर्ट रहना या फिर थोड़ा-सा अपने ध्यान को ले जाना ज़रूरी है। तो आज तो हम लोग फिजिकल हेल्थ यानी जो आहार हम लोग हमारे शरीर को दे रहे हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। पर उस आहार का इफ़ेक्ट भी हमारे मन के ऊपर, हमारे भावनाओं के ऊपर और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पे भी होता है, ये भी हम आज जानने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा-सा हम लोग आयुर्वेद के बारे में आज जानेंगे कि आयुर्वेद क्या कहता है, क्योंकि योग और आयुर्वेद ये दोनों साथ-साथ जाने वाली चीज़ है। हमारे जो वेद है, उनमें अथर्ववेद में जितना योग का वर्णन है, उतना ही आयुर्वेद का भी वर्णन है। तो आयुर्वेद ये बहुत पुराना शास्त्र है और योग आयुर्वेद को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा शरीर जब स्वस्थ रहेगा तभी हम जाकर योगिक प्रैक्टिसेस करके अपने मन को अपनी यानी अपलिफ्ट कर सकते हैं या फिर जो आध्यात्मिक उन्नति है वह प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी जो माध्यम है वह हमारा शरीर है। तो हम जानेंगे कि हमारा एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा आयुर्वेद क्या देता है। तो समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियः, इसमें दोष है, अग्नि है, धातु है, मल है। तो इन सभी से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। आयुर्वेद यह नहीं कहता है कि जो हमारे शरीर में सिस्टम्स है, जो हमारे ऑर्गन्स है, केवल टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद सिस्टम्स, उसके बाद ये संपूर्ण शरीर, यह नहीं है उसमें। उसमें एक और आयाम आता है कि हमारे शरीर में कुछ दोष है जो कंटिन्यूअस कार्यरत रहते हैं हमारे ऊपर। अग्नि है जो हमारे शरीर को चलाती है या फिर उसको ऊर्जा देती है। जो शरीर बनता है वह इन सप्त धातुओं से बनता है। तो ये आहार लेके शरीर बना और उसके बाद में जो नहीं चाहिए वह मल के रूप में उसको बाहर डालना भी जरूरी है। तो ये सारी चीजें जब अच्छे से रहती है, सम यानी क्या, संतुलित रहती है, तभी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो पाते हैं। और उसके साथ में यहाँ पर भी उन्होंने दिया है कि प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः, यानी मन की प्रसन्नता, आत्मा की प्रसन्नता, यह मनुष्य के लिए, स्वस्थ मनुष्य के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। तो यहाँ पे सम यानी संतुलन, जिसे कि सारी चीजें संतुलित होनी चाहिए। तो ये सारे दोष, अग्नि, धातु, मल, ये संतुलित होकर हमारा मन और आत्मा प्रसन्न चित्त हो, तो तभी हम लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो पाएंगे। तो मन की स्थिति का यहाँ पर भी वर्णन है। अब हम लोगों ने देखे कि जो दोष है, तो कहाँ पर बीमारी आती है, कहाँ पर व्याधि आती है, तो उसे अगर हमें देखना है तो आयुर्वेद कहता है दुष्यंति इति दोषः, कि शरीर में बिगाड़ करने वाले ये 3 दोष है। अब ये दोष कौन-कौन से हैं? तो जो त्रिदोष है, वात, पित्त, कफ, तो वात, पित्त और कफ, तो ये त्रिदोष है। पर यह भी मिलकर बने हैं किससे? तो जिससे हमारा शरीर, हम कहते हैं ना पंच तत्वात्मक हमारा शरीर है, पंच तत्वों से, जैसे हमारी बाहर की प्रकृति पंच तत्वों से मिलकर बनी है, वही प्रकृति हमारा शरीर भी उसी प्रकृति का एक भाग है और वह भी पंच तत्वात्मक है। तो ये दोष भी पंच तत्व से बने हैं। तो पित्त कैसा है? तो तेज और जल यानी अग्नि और जल का मिलाप पित्त है। कफ क्या है? तो पृथ्वी और जल है जिसमें, तो यह कफ है। वात है वायु और आकाश, तो इनके गुणधर्म भी उसी प्रकार से है। तो पित्त क्या है, वात क्या है, कफ क्या है, इनके हम लोग थोड़ा सा गुणधर्म देखेंगे
क्योंकि ये तीन चीजें, ये तीनों दोष जब तक हम लोग समझ नहीं पाते, तो उनमें आए हुए बिगाड़ों को भी कैसे हमें दूर करना है, कि किस प्रकार का आहार लेके हमें इन दोषों को दूर करना है, तो वह समझने के लिए हमें इन दोषों को पहले समझना जरूरी है। तो वात के गुणधर्म क्या है? तो यह वात जो है वह रुक्ष प्रकृति का है, क्ष ड्राई है, लघु है, अ, लघु है, शीत है। लघु में हम लोग हल्कापन कहते हैं, कि उसमें हल्कापन है। वात यानी जिसमें वायु है और आकाश है, तो वायु और आकाश तत्व उसे हल्कापन देता है। शीत है यानी ठंडा है, खर है यानी खुरदुरा है, सूक्ष्म है छोटा है, और चल है। चल है यानी उसमें चलायमान है। अब जहां वायु होगी वहां चलायमान, यानी हमारे शरीर में जो जो गतिविधियां चलती रहती है उसके लिए वात जो है वह उसके पीछे बात है। तो वात, ये तीनों दोष हमारे शरीर में जरूरी है, इन तीनों दोषों से ही शरीर चल रहा है। पर ये तीनों दोष संतुलित अवस्था में होने चाहिए, ये खराब नहीं है। जब तक ये उनके खुद के गुणधर्मों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तब तक ये तीनों दोष हमारे शरीर, तीनों दोषों से ही हमारा शरीर बना है। बस किसी एक दोष का आधिक्य जो है, यानी उसका जो बैलेंस है, जैसे 1:1:1 होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा अनुपात जो है यह डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंट, यानी जैसे 100 है तो 33 ऐसा इन तीनों का परसेंटेज होना चाहिए। पर ये परसेंटेज जब थोड़ा सा अलग हो जाता है तो वो दोष निर्माण हो जाता है, और उससे फिर हमें अलग अलग बीमारियां होती है। इसके साथ में हम फिर पित्त है। पित्त का क्या है गुणधर्म? तो पित्त ये स्निग्ध है, स्निग्ध है, तीक्ष्ण है, उसके बाद उष्ण है, गर्म है, यह भी लघु है, उसमें दुर्गंधी है, प्रसरणशील है, और द्रव है। क्यों? क्योंकि पित्त जो है अग्नि और जल, इसमें तो पित्त में अग्नि और जल है, इसलिए इसमें प्रसरण भी है, द्रव भी है, और अग्नि है इसलिए यह उष्ण है, पर लघु भी है। तो इस प्रकार से वह भी हल्का है। तो पित्त के यह गुणधर्म है। और कफ क्या है? तो कफ के तत्व क्या है? पृथ्वी और जल। तो पृथ्वी और जल, तो पृथ्वी कैसी है? जड़ है। तो कफ भी स्निग्ध है, जड़ है, शीत है, मंद है। मंद यानी उसकी गति जो है वह कम है, मृदु है, चिकनापन है इसमें, और घन है। तो इस प्रकार से ये कफ के गुणधर्म हुए। पर कफ के ये तो तीन दोष देखे, पर आज हम योग और आयुर्वेद को साथ में ले रहे हैं। तो योग में जो आहार की संकल्पना है उसमें त्रिगुणात्मक, हम लोग योग में जो हमारे मानसिक दोष है उनको जानने के लिए हमें त्रिगुणों को लेकर चलना है। तो त्रिगुणात्मक हमारी प्रकृति रहती है। तो ये त्रिगुण क्या है? तो त्रिगुण है सत्व, रज और तम। तो यह सत्व, रज, तम में भी अगर हम लोग कंप्लीट यानी कंप्लीट स्टेट ऑफ हेल्थ देखे, तो जहां पर संपूर्ण आरोग्य है तो वह सत्व की स्थिति है। क्यों? क्योंकि सत्व में हमारा मन शांत है, जैसा मन रहेगा वैसा शरीर रहेगा। तो मन की शांति, मन की स्थिति जितनी बैलेंस्ड रहेगी, प्रसन्न रहेगी, शांत रहेगी, उतना ही शरीर जो है वह स्वस्थ रहेगा। तो सत्व में कहीं कोई दुविधा नहीं है, पूरी तरह से शांति है। तो इसलिए शरीर भी हम शरीर और मन और आत्मा तीनों कंप्लीट हेल्थ की स्थिति में है। कहाँ पर हमारी इम्प्यूरिटीज आना शुरू होती है? तो वह है रजस और तमस। रज क्या है? तो रजोगुण क्या है? तो रज यानी एक्टिविटी है जिसमें, राजसिक गुण है इसमें। तो रजस है जिसमें एक्टिविटी है, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, पर उसके साथ में राजसिक जिसे कहा जाता है, थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, थोड़ा सा ऊर्जा भी है, जिसमें थोड़ा सा अग्नि भी है, यानी क्या कहेंगे कि क्रोध भी है। ये सारी चीजें उसमें रजस में है, रजोगुण है यह। तमस क्या है? तो तमस अगेन और शांति यानी जड़ता है जिसमें। तमोगुण, तमोगुण जड़ता लिए है, जिसमें व्यक्ति अगर तामसिक हो जाता है तो वह आलस्य में चला जाता है,
जड़ हो जाता है, जिसमें नेगेटिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो नकारात्मक चीजें हैं वह उसमें अधिक आने लगती है। तो जहाँ रजस और तमस है, वह इम्प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, यानी वहां पर शुद्धता कम होने लगती है और वह इम्प्यूरिटी जो है वह दोषों में कन्वर्ट होती है। तो इसमें अगर हम त्रिगुणात्मक हमारा आहार भी देखें, तो आहार जो सत्व गुण लिए है, तो सत्व गुण लिए कौन सा आहार है कि बिल्कुल शुद्ध शाकाहार, बिल्कुल अच्छा ताजा ताजा गर्मा गर्म बना हुआ, जिसे हमने मानसिक रूप से अर्पण किया हुआ, और फिर हम प्रसाद के रूप में जब ग्रहण करते हैं तो वह सत्व गुण से पूर्ण रहता है। ऐसा सत्व गुण से युक्त आहार। राजसिक आहार यानी थोड़ा सा तीखा है, मसाले का है, थोड़ा भारी सा है, जिसमें मसाले ग्रेवी वगैरह ये सब राजसिक आहार है। इसमें नॉनवेज भी थोड़ा आता है। तामसिक में अगर हम देखें आहार, तो है जड़ता लिए, थोड़ी नेगेटिविटी लिए, यानी बासी खाना है जिसमें बहुत ज्यादा जड़ता है, थोड़ा सा अगर स्मेल आती है, पुराना है, तो ये इस प्रकार का जो आहार है वह तामसिक है। तो इसका उपयोग यानी इसका जो इफेक्ट है, यह हमारे शरीर के साथ मन के ऊपर बहुत अधिक होता है। यू बिकम वॉट यू थिंक एंड यू थिंक व्हाट यू ईट। तो इसमें हम जो आहार ले रहे हैं, तो उसका शरीर और मन के ऊपर पड़ने वाला जो प्रभाव है, वह हम देखते हैं कि हम कैसे हैं, हम कैसे बनते हैं। यू बिकम व्हाट यू थिंक, हम हमारे विचारों से बनते हैं। और विचार किससे ये होते हैं, तो विचार हमारे आहार से प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से हम और आगे जाके देखेंगे कि एक योगिक कंसेप्ट क्या है हमारा, हमारे स्वयं का अस्तित्व क्या है। तो वो पंचकोशात्मक है, जिसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल इधर यानी प्राणी, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल, ये सारी चीजें जिसमें आती है। तो इसे हम लोग अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय और आनंदमय कोश कहते हैं। कि जो स्थूल शरीर है, उसकी निर्मित जिसके पंच तत्वों से हुई है, वह स्थूल शरीर अन्नमय शरीर। अन्नमय क्यों कहा गया है, क्योंकि जो आहार हम बाहर से ले रहे हैं अन्न के रूप में, उससे उसको ऊर्जा मिल रही है। तो वह ऊर्जा जो है, जो अन्न से मिलने वाली है, वो है इस फिजिकल बॉडी को मिलने वाली है। प्राणमय शरीर जो पंच प्राणात्मक है, जिसमें शरीर की जो ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, जिससे जिस ऊर्जा से संपूर्ण शरीर की एक्टिविटीज सारी चीजें चल रही है, वह प्राणमय शरीर। मनोमय शरीर जो भावनात्मक है, मन जिसमें प्रधान है। विज्ञानमय शरीर जिसमें बुद्धि, एक विवेक बुद्धि है, जो अंतर ज्ञान और सर्व सामान्य ज्ञान जिसमें होता है। और आनंदमय शरीर जिसमें आत्मा और चेतना, जो वहां से आनंद की स्थिति जो है वह है। अब थोड़ा और आगे जाएंगे तो मिताहार का जो कॉन्सेप्ट है वह हमारे हठ योग में बतलाया गया है कि मिताहार कैसा हो। तो जिसमें सुस्निग्ध आहार कहा गया है, मधुर आहार कहा गया है। मधुर रस जो है वह मन को आनंद देता है, इसलिए मधुर रस प्रधान रस बतलाया गया है। सुस्निग्ध यानी जिसमें स्निग्धता हो, घी हो, मीठा हो, जो मन को प्रसन्न करे, ऐसा जो आहार है, जो हम पेट का एक चौथाई हिस्सा खाली रख कर फिर खाते हैं, उतना ही खाते हैं, और जो मन के प्रसन्नता के लिए हम लोग ग्रहण करते हैं, ऐसे आहार को हम लोग मिताहार कहते हैं। तो हर जगह शरीर के साथ मन को भी लिया गया है। और हमारे यहाँ जैसे योग, आयुर्वेद, हम लोग हठ योग देखते हैं, तो हर जगह हर एक चीज जो है वह एक पूर्णता से है, कि मन के लिए भी है, शरीर के लिए भी है, आत्मा के लिए भी है, हमारे ऊर्जा शरीर के लिए भी है। तो ये सारी चीजें एकत्रित रूप से जब हम लोग विचार करते हैं, तो इन सभी कोशों का जो आहार है वही हमारा आहार होना चाहिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा अभी मॉडर्न कंसेप्ट की ओर जाएंगे, न्यूट्रिशन के कंसेप्ट की ओर, जिसमें हम लोग एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण भी देखेंगे और नया मॉडर्न दृष्टिकोण भी देखेंगे। तो आयुर्वेद के हिसाब से क्या कहा गया है, और मॉडर्न अभी जो डाइट या न्यूट्रिशन का जो चल रहा है, जहां पर बाहर हम लोग देखते हैं कि कई सारे डाइटिशियंस है और हर कोई अलग अलग डाइट दे रहा है, अलग अलग कंसेप्ट के साथ।
तो वो भी आज हम लोग उसका भी एक थोड़ा-सा झलक देखेंगे। तो दोनों का एक सिंपल कंपैरिज़न मैंने किया है कि इसमें कैसे हम लोग ये करेंगे। तो दृष्टिकोण वाइज़ हम लोग कुछ देखेंगे तो बैलेंस मील, तो बैलेंस डाइट हम लोग बहुत सुनते हैं, पर आयुर्वेद के हिसाब से संपूर्ण पूर्ण अन्न क्या है? तो बैलेंस डाइट आयुर्वेद के हिसाब से षड-रसात्मक है। षड-रसात्मक कौन से रस? तो इसमें मधुर रस है, मधुर यानी स्वीट, आम्ल रस यानी खट्टा सोर जो है, उसके बाद लवण सॉल्टी, कटु यानी पंजेंट एंड हॉट तीखा, तिक्त यानी बिटर कड़ुआ, और कषाय यानी तुरट मराठी में कहते हैं, इसमें एस्ट्रिंजेंट। तो इस प्रकार के ये जो सारे रस है, जिस भोजन में ये सारे रस आते हैं, वह भोजन बैलेंस डाइट है आयुर्वेद के हिसाब से। और एज पर प्रकृति, सीजन एंड एज, इसमें केवल शरीर को नहीं देखा जाता, हर बार उस व्यक्ति की प्रकृति देखी जाती है, उस बाहर का जो वातावरण, जो ऋतु है, उस ऋतु के बारे में हम लोग उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं, और उस व्यक्ति कौन सी आयु की है, तो एज भी देखा जाता है, और उस हिसाब से उसको भोजन परोसा गया ही बैलेंस डाइट है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर हम जब खाते हैं, तो वह बैलेंस डाइट होता है। मॉडर्न दृष्टिकोण जो है, जिसमें मैक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बतलाया जाता है, तो सारा भोजन जो है, हमारा आहार जो है, वह फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इसमें आता है। और हम लोग किसके ऊपर फोकस करते हैं? तो अमाउंट और रेशो ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिशंस व्हाइल प्लानिंग अ डाइट। हमें किस प्रकार, कितना फैट होना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कितना प्रोटीन लेना है, कितना विटामिन होना है, कितना मिनरल्स होना है, तो ये सारी चीजें एक अमाउंट में हर डाइट में होनी चाहिए, ये उनका मॉडर्न कंसेप्ट है। उसके बाद हम वापस से दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स इन फूड, हमारे जो पोषक चीजें हैं, तो फोकस ऑन बॉडी टाइप एंड डाइजेस्टिव फायर। इसमें एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी हम आयुर्वेद के हिसाब से हमारा आहार निश्चित करते हैं, तो आयुर्वेद सबसे पहले हमारी जठराग्नि को देखता है। आपकी जठराग्नि कैसी है, कितनी है? अगर मंद है तो उस हिसाब से हमारा आहार का प्लानिंग होता है। अगर जठराग्नि बहुत अच्छी है, प्रदीप्त है, और बहुत बढ़िया है कि हम फटाफट पचा लेते हैं, तो उस हिसाब से आहार बतलाया गया है। यानी आयुर्वेद जो है जठराग्नि को पूर्ण क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा महत्व देता है। और बॉडी टाइप, आप कफ प्रकृति के हैं, वात के हैं, पित्त के हैं, आपकी प्रकृति देख के, आपकी जठराग्नि कैसी है वह देख के, और फिर उसमें आहार आपको दिया जाता है। वही हम मॉडर्न दृष्टिकोण अगर हम लोग देखें, तो डाइट प्लान जो है, वह एक निश्चित लेवल पे हमारी एनर्जी कितनी हमें देनी है, कितने न्यूट्रिएंट्स देने हैं, और बैलेंसिंग फूड ग्रुप्स, यानी हमें कितना कार्बोहाइड्रेट, ये फैट, प्रोटीन, ये सारा कैलोरी बेस्ड है, कि हमें ऊर्जा ऊर्जा के दिन भर में आवश्यकता कितनी है, आप क्या कार्य करते हैं, और उस कार्य के अनुसार आपको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, कितनी कैलोरीज आपको कैलोरीज की आवश्यकता है, और उतनी कैलोरीज आप कैसे दिन भर में ले सकते हैं, इसके ऊपर हमारा मॉडर्न कंसेप्ट रहता है। इसके बाद में अब हम अगला पॉइंट जो है, इफेक्ट ऑफ फूड ऑन माइंड एंड इमोशन। तो ये एक चीज, जैसे अभी हमने शुरू से देखा कि आयुर्वेद हमेशा केवल शरीर को पोषण देने का काम नहीं कर रहा है, वो शरीर के साथ मन, उसके साथ हमारी आत्मा तक जाने के लिए हमारा जो आहार है, इनपुट अच्छा होगा तभी आउटपुट मिलने वाला है, तो इनपुट हमें बहुत अच्छा देना है। तो इसमें हमें मन का भी उपयोग, यानी मन का भी ध्यान रखना है, और हमारी भावनाओं का भी ध्यान रखना है। तो फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सत्व रज तम, जैसे अभी हमने सत्व रज तम देखा, तो यहाँ पर सात्विक फूड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। और जो प्रैक्टिशनर्स है योग के, जो शुद्धिकरण का शास्त्र जानते हैं, तो शरीर की शुद्धिकरण करने के लिए, शरीर को शुद्ध रखने के लिए हमें कम से कम इम्प्यूरिटीज आए ऐसा भोजन जो है वह लेना है। और वैसा भोजन करने के लिए हमें सात्विक यानी शाकाहारी और बहुत ज्यादा एनर्जी से, यानी प्राण शक्ति से युक्त आहार जो है वह लेना जरूरी है। यहाँ पर मॉडर्न कंसेप्ट जो ये दृष्टिकोण जो है, रिसेंटली स्टार्टेड द रिसर्च ऑन
फूड साइकोलॉजी। तो अभी अभी उन्होंने उनका ध्यान फूड साइकोलॉजी के ऊपर गया है कि नहीं, अपने हम जो भोजन लेते हैं उसका कुछ ना कुछ हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, और ये स्टडी अभी अभी उन्होंने शुरू की है। पर हमारे यहाँ कई हजारों वर्ष पूर्व हमारे आयुर्वेद में यह पहले से ही विद्यमान है। तो आगे चलते हैं, फूड कॉम्बिनेशंस, अलग अलग आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है जो हमारे आहार को किस लिए सपोर्ट करते हैं, कॉम्बिनेशंस किस लिए किए जाते हैं, तो हमारा आहार सुपाच्य बने, और जो जैसा आहार ले रहे हैं वैसे ही शरीर के अंदर जो मल तैयार हो रहा है उसको भी बाहर निकालने के लिए वह आसानी आसानी हो और वह मदद करे। और ऐसा कोई कंसेप्ट जो है वो हम मॉडर्न न्यूट्रिशन में नहीं है। तो डाइजेशन एंड इलिमिनेशन के लिए ये कॉम्बिनेशंस किए जाते हैं। उसके बाद रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस, यहाँ पर हम लोग जो अलग अलग फूड कॉम्बिनेशंस हमारे यहाँ हमने बचपन से सुना है कि इसके साथ ये नहीं लेना, उसके साथ वो नहीं लेना। जैसे हम लोग दूध के साथ फ्रूट्स को नहीं बोलते हैं, उसके बाद दूध के अंदर नमक के यानी तीखे नमकीन पदार्थों में कभी दूध नहीं डाला जाता, या फिर कहे कि नॉनवेज के साथ दही वगैरह। तो ये कई सारे जो कॉम्बिनेशंस है, भारतीय लोगों को अपने बचपन से अपने आप ही ये क्या कहते हैं, घर से ही पता चल जाते हैं कि कौन सी चीज किसके साथ खानी है और कौन सी चीज को अवॉइड करना है। तो ये जो रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, ये क्यों रॉन्ग कॉम्बिनेशन है कि हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को और डाइजेशन अलग अलग रहता है हर एक चीज का। और अलग ये अगर गलत कॉम्बिनेशन का फूड अगर हम लोग ले लेते हैं तो वो हमारे शरीर में पॉइजनस इफेक्ट या फिर कहें कि बहुत ज्यादा अशुद्धि पैदा करता है, और जिसका हमारे शरीर के ऊपर अलग अलग व्याधियों में फिर उसका ये आता है। तो रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस भी हमारे यहाँ आयुर्वेद में बतलाए हैं, और ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन या ऐसी कोई भी चीज हमारे अभी मॉडर्न न्यूट्रिशन में नहीं है। उसके बाद फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डाइटरी नीड्स, यानी हमारी जरूरतें क्या है, तो दोष क्या है। इन जरूरतों को हम लोग किन किन चीजों पर से देखते हैं, तो हमारे अभी जो दोष बढ़े हैं, यानी किसी का पित्त दोष बढ़ा है, किसी का दोष बढ़ा है, किसी का कफ दोष बढ़ा है, तो उसको देखकर, क्लाइमेट को देखकर, यानी ऋतु कौन सी है, आपका एज ग्रुप कैसा है, आपकी एक्टिविटी क्या है, और करंट इम्बैलेंस क्या है, यानी आपकी मूल प्रकृति क्या है, और अभी बढ़ा हुआ दोष क्या है। इन दोनों को देखकर, फिर क्लाइमेट को देखकर, एज को देखकर, एक्टिविटी को देखकर, और फिर हमारा आहार जो है हम लोग डिजाइन करते हैं। यहाँ पर मॉडर्न न्यूट्रिशन में थोड़ा सा जनरलाइज्ड अप्रोच रहता है कि इतने कैलोरीज लेनी है। अभी हमारे इसमें बुक्स में जैसे पहले थोड़ा सा फैट्स नहीं लेना ऐसा कहा जाता था, अब हम कुछ दिनों बाद देख रहे हैं, कुछ सालों बाद, या कार्बोहाइड्रेट्स को भी उन्होंने कहा है कि नहीं लेना है, आप मिलेट्स लीजिए। तो ऐसा ये इनका जनरलाइज जो अप्रोच है ये बदल रहा है टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि एक ही अप्रोच उनका कई साल पहले था और अब है, उनका टाइम टू टाइम अप्रोच जो है बदल रहा है। जैसे हम लोग थोड़ा सा उदाहरण है ना, मॉडर्न साइकोलॉजी और योगा साइकोलॉजी, इसमें जो अंतर है कि योगा साइकोलॉजी में एक एम है कि हमें वहां तक पहुंचना है, और उस हिसाब से हमारी साइकोलॉजी हमें चेंज करनी है, हमें डेवलप करनी है। उसी प्रकार, और उसका उलट जो है वह मॉडर्न साइकोलॉजी क्या है कि नहीं, अभी समाज की ये मानसिकता है तो हमें इस मानसिकता से जाना है अभी ये, और ये टाइम टू टाइम बदल रही है मानसिकता। तो साइकोलॉजी जो है वह, पहले हमारे बचपन में लोगों की साइकोलॉजी कुछ अलग थी और उसको उन्होंने नॉर्मल कहते थे। अब जो साइकोलॉजी चल रही है समाज की और ये लोगों की, अधिक से अधिक लोगों की, उसको नॉर्मल कहने लग गए। तो ये जो नॉर्मल उनका कहना है ये टाइम टू टाइम बदल रहा है। उसी प्रकार से आहार में भी उनका है कि जो मॉडर्न न्यूट्रिशन बताता है कि एक जनरलाइज्ड अप्रोच देता है, इतनी कैलोरीज हमको दिन भर में लेनी, आप ये काम करते हैं, आपका फिजिकल वर्क ज्यादा है तो आपको इतनी कैलोरीज की जरूरत है, आप सिटिंग जॉब करते हैं तो आपको इतनी कैलोरीज की जरूरत है, आपको ये बीमारी है तो आपको ये इस प्रकार से ये लेना है। तो एक जनरलाइज्ड अप्रोच रहता है उनका। तो इस प्रकार से हम दोनों चीजों को समझ सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी,
तो कंसेप्ट ऑफ एनर्जी जो है यह आयुर्वेद में बहुत ज्यादा है। जैसे हम लोग पहले से ही देख के आए कि प्राणमय शरीर को ही हम हमारे अस्तित्व का एक बहुत बड़ा भाग मानते हैं, कि अन्नमय के बाद प्राणमय। तो ये जो प्राण शक्ति है, यह शक्ति ही हमारे लिए बहुत ज्यादा है। तो प्राणा और लाइफ फोर्स जो है, जो हमारे अंदर विद्यमान है, उसको किस तरह से हमारे आहार से हम बढ़ा सकते हैं, कौन सा आहार लेंगे तो वह प्राण शक्ति और अधिक बढ़ेगी। तो जैसे फ्रेश फूड है, लोकल एंड सीजनल फूड। इसको क्यों कहा गया है लोकल और सीजनल फूड को? क्योंकि जब तक हम लोकल और सीजनल फूड नहीं लेंगे, हम बाहर के देश का लेंगे या फिर दूसरे सीजन का लेंगे, तो ग्रीष्म में आया हुआ, गर्मियों में आए हुए फल है, सब्जियां हैं, वो स्टोर रहती है। और वो स्टोर्ड अप एनर्जी जब हम लोग लेंगे तो वो इतनी पुरानी एनर्जी है। अरे, फ्रेश जो रहता है, जस्ट पेड़ से तोड़ा है और खाया है, वो सबसे फ्रेश, उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा है। या फिर हम लोग अगर बाजार से लेते हैं तो भी हमें सीजनल फूड जो है, फ्रूट्स है, सब्जियां हैं, वो जल्दी से मिल जाती है, कल या 2-3 दिन पहले तोड़ी हुई हमारे पास आ जाती है, और उसमें प्राण शक्ति अधिक रहती है। तो इस प्रकार से लोकल और सीजनल फूड में सबसे ज्यादा प्राण शक्ति रहती है। और जो फ्रोजन और पैक्ड फूड है, वह आयुर्वेद में निषिद्ध बतलाए गए हैं, क्योंकि उसमें शून्य प्राणा रहता है, प्राणिक एनर्जी। जैसे हमने देखा कि सीजन वाइज दूसरी ऋतु की सब्जियां फ्रोजन फ्रीज की हुई फले जो है, जैसे एप्पल कभी आया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है, और हम बहुत दिनों बाद उसको ले रहे हैं, हमारे तक आने में ही उसको कई दिन लग गए, और उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे भी घर पे पड़े हैं और फिर हम लोग खा रहे हैं। तो उसमें प्राण शक्ति नहीं है। हाँ, उस एप्पल को आप कश्मीर में जाओ, वहीं पे तोड़ो और खाओ, तो जो रस है वो कितना उसमें रहता है, और वो धीरे 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 जैसे दिन जाते हैं वैसे वो वृक्ष होते होते वह, उसकी एनर्जी भी कम होते जाती है। तो जहां पर ऊर्जा नहीं है, वह फूड हमें लेने के लिए नहीं कहा गया है आयुर्वेद में। फुल ऑफ एनर्जी वाला जो आहार है, उसको उन्होंने रिकमेंड किया है। और यहाँ पर हम लोग मॉडर्न न्यूट्रिशन में ऐसा कुछ नहीं है, वो कैलोरीज देखते हैं। हाँ बाबा, इसमें इतनी कैलोरीज है तो आप ये ले सकते हैं, भले ही वह फ्रोजन हो, प्रोसेस्ड हो, और कई दिनों से फ्रिज में रखा हुआ हो, कई दिनों से पैक्ड हो, तो आपको उसकी एक्सपायरी होने तक आप उसका यूज कर सकते हैं। पर एक्सपायरी होने तक उस जो अन्न है वह डीजनरेट होते रहता है, और डीजनरेट ना हो उसके लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले रहते हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स अगेन केमिकल्स है, उसका जो बैड इफेक्ट है वह भी हमारे ऊपर आने वाला है। उसको स्टोर किया है कई दिनों तक, तो उसकी ऊर्जा सारी चली गई है, और फिर उसके बाद उस प्रोसेस्ड फूड को हम लोग खा रहे हैं। पर मॉडर्न न्यूट्रिशन केवल कैलोरी वैल्यूज देखता है, जो उसके पीछे लिखी हुई रहती है कि हाँ बाबा, इतनी कैलोरीज है, आप ले सकते हो। तो ये चीज आयुर्वेद में और योग में कहीं नहीं लिखी है। तो इस प्रकार से अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाकर देखेंगे इसके प्रिंसिपल्स क्या है। तो आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स क्या है और कैसे काम करते हैं, मेन प्रिंसिपल्स हम लोग देख के और फिर आगे जाएंगे। तो मॉडर्न न्यूट्रिशन और आयुर्वेद। तो इंटेक ऑफ 6 रसास एट ईच मील इज बेनिफिशियल, यानी हमारे हर एक अन्न जो भी हम लोग भोजन ले रहे हैं, वह षडरसात्मक हो। क्यों 6 रस बतलाए गए हैं? क्योंकि ये 6 रस हमारी जुबान पर रहते हैं, और जब जब वे 6 रस हमारी जुबान पर आते हैं, तब तब वहां से सलाइवा जनरेट होता है। और जो वो सलाइवा जो है वह अधिक से अधिक हम जो हमने खाया हुआ जो भोजन है उसके साथ मिक्स होता है। ऐसा कहा जाता है कि हमें सॉलिड फूड को पीना है और पानी को खाना है। तो ये इसलिए कहा गया है कि जो सॉलिड फूड हम लोग खा रहे हैं उसको चबा चबा कर हमें इतना लिक्विड बनाना है, उसमें सलाइवा मिक्स करके, कि वह हम लोग पानी की तरह निगल सके। और पानी में हमें अगर सलाइवा को मिक्स करना है तो उसको थोड़ी देर मुंह में रख के उसको चबाना है और उसके बाद उसको पीना है। यानी दोनों में ही सलाइवा का कंटेंट जो है वह अधिक से अधिक होना चाहिए, क्योंकि मुंह से ही डाइजेशन हमारा स्टार्ट होता है। आयुर्वेद में डाइजेशन को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। पहले पाचन होना जरूरी है, दीपन पाचन, यानी हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला जो भोजन है वह, और वह प्रदीप्त होने के बाद उसमें जो अन्न डाला जाता है उसका पाचन होना। तो ये दो चीजें अगर अच्छे से होती है तो हमारा स्वास्थ्य जो है वह अच्छे से रहता है।
फिर उसमें न कोई कोलेस्ट्रॉल कभी बढ़ता है, न कभी फैट्स बढ़ते हैं, न कभी कुछ होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग हमारा आहार लेते हैं तो कभी भी हम बीमारी की तरफ नहीं जाते, ना वेट बढ़ने की तरफ जाते हैं। उसके बाद इधर देखेंगे तो मेजर कैलोरीज इन मील। तो हम लोग मॉडर्न न्यूट्रिशन में हम लोग कैलोरी बेस्ड हम लोग मील लेते हैं, भोजन लेते हैं। यहाँ दूसरा पॉइंट है बिगिन मील विथ मधुर रसा। अब मधुर रसा, जैसे हमने 6 रस देखे, तो सबसे पहला रस क्या है? तो अगर हम इसमें जाए थोड़ा सा वापस से मैं इधर आती हूँ, तो इसमें जो सीक्वेंस दिया है ना कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये जो सीक्वेंस दिया है, एक्चुअली ये सीक्वेंस भी बहुत महत्वपूर्ण है। मधुर रस प्रधान रस है, इसलिए इसको पहला लिखा गया है। क्यों मधुर रस प्रधान है? क्योंकि मधुर रस खाने से अ, हमारे मुंह में सलाइवा बहुत ज्यादा जनरेट होता है, प्लस हमारा मन प्रसन्न होता है। क्यों हम त्योहारों पे मीठा भोजन बनाते हैं, कुछ ना कुछ मिठाई बनाते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा मन उससे प्रसन्न होता है। तो प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः, तो ये जो हमें आयुर्वेद में बतलाया गया है कि मन को प्रसन्न करने वाला भोजन होना जरूरी है। फिर मधुर के बाद आम्ल, थोड़ा सा खट्टा हो, फिर सॉल्ट हो उसमें, फिर तीखा हो, उसके बाद बिटर यानी थोड़ा सा कड़वा, और फिर तुरट, ये जो है, तो उसी सीक्वेंस से हमें हमारा खाना खाना है। तो सबसे पहला रस जो है वह मधुर से हमें स्टार्ट करना है। फिनिश विथ कटु एंड कषाय रस। तो जैसे सीक्वेंस में हम नीचे जाते हैं, तो नीचे वाले जो रस है उससे हमें हमारे भोजन को खत्म करना है। उसके बाद में माइंडफुल ईटिंग विथ कंसंट्रेशन। हमारे यहाँ पहले से ही बतलाया है कि खाना खाते समय खाने के साथ रहना है हमें, ना कि इधर उधर के विचारों में। तो खाना खाते समय हमारे यहाँ जो पद्धत है कि जितना कंफर्टेबल पोजीशन में हम लोग बैठे, तो आलती पालती लगाकर सामने भोजन रखकर प्रार्थना के साथ, यानी मन का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो, मन शांत हो, उस शांत मनस्थिति में मन के पूरी सजगता के साथ खाना खाकर उसकी हर एक टेस्ट को एंजॉय करना, ये हमारे यहाँ भोजन का कंसेप्ट है। और वह जब हम लोग उस प्रकार से जब हम लोग भोजन लेते हैं, तो उससे शरीर का पोषण भी होता है, मन का पोषण भी होता है, और आत्मा भी प्रसन्न रहती है। तो इसलिए ईट स्लोली एंड एंजॉय द टेस्ट ऑफ फूड। धीरे धीरे खाना है, 32 बार चबा चबा के खाना है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे भोजन में लार का मिक्स होना, सलाइवा का मिक्स होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए धीरे धीरे खाना है, पर बहुत अधिक धीरे धीरे भी नहीं कि हाँ घंटे भर खा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हमें एक समय देके एक एक इसको खाना भी है, उसको एंजॉय भी करना है। ईट ओनली व्हेन योर प्रीवियस मील इज डाइजेस्टेड। हमें तभी खाना खाना है जब हमारा पहले खाया हुआ भोजन पूरी तरह से पच जाए। तो पूरी तरह से डाइजेस्ट होने के बाद जब हमें कड़कड़ा कर भूख लगती है, तब जाकर हमें अगला भोजन लेना है। तो ये क्यों होना है? तो वो डाइजेस्टिव फायर उतनी आपकी जनरेट होने के बाद ही उसमें आहुति देना है। और दूसरी चीज, हमारे यहाँ दो खानों के बीच में उपवास कहाँ है? कि उपवास का कंसेप्ट भी बहुत बड़ा है, जो हमारे हम डिटॉक्स के लिए यूज करते हैं, शरीर को शरीर की शुद्धिकरण के लिए यूज करते हैं। पर हमें दिन भर में क्या करना है? तो दो आहार के बीच में हमें पूरी तरह से उपवास रखेंगे तो ज्यादा अच्छा हमारा आरोग्य रहेगा। क्यों? क्योंकि बीच बीच में से खाते रहने से जो डाइजेशन है वो कंटिन्यूअस प्रदीप्त, यानी वो एक्टिवेट करते रहती है, जिससे डाइजेस्टिव जूसेस जो हमें मेजर मील को पचाने के लिए चाहिए, वो बनते ही नहीं है, वो यूज होते जाते हैं। तो इसलिए उसको अच्छे से फायर को होने देना है, और उसके बाद में उसको हमें हमें भोजन की आहुति डालना है। उसके बाद फॉलो पित्त काल ऑफ द डे फॉर मेजर मील। तो इसको हम लोग और थोड़ा डिटेल में लेने वाले हैं। अभी हम लोग थोड़ा मॉडर्न न्यूट्रिशन का देखते हैं, जो कैलोरी बेस्ड है। इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, इसके ऊपर हम लोग पूरा ध्यान देते हैं। और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को पूरा हम लोग फोकस करते हैं कि इन्हीं के ऊपर पूरा आहार जो है वह हमारा होता है।
ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन लार्ज अमाउंट, उसमें कच्चा खाने के ऊपर ज्यादा कई बार जोर दिया जाता है। पर ऐसा है कि फ्रूट्स का भी एक समय रहता है, उसी समय हमें खाना है। बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स और अगर हम लोग सलाद लेते हैं तो वेजिटेबल्स भी हमें बहुत ज्यादा लेने से जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स है वह भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है, केवल वेजिटेबल्स नहीं है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे हमारे यहाँ जो आयुर्वेद में एक थाली, हमारी जो नैवेद्य की थाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी भी अगर स्टडी किया जाए तो भी हमें हमारा जो आहार किस प्रकार से होना चाहिए, किस अमाउंट में होना चाहिए, ये चीज समझ में आती है कि एक स्थान है हर हमारी थाली में, भारतीय थाली में एक स्थान है हर चीज का, कहाँ दाल होनी चाहिए, कहाँ सब्जियां होनी चाहिए, किस तरफ सलाद या कोशिम्बीर जिसे कहते हैं, चटनियां जिसे कहते हैं, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। फिर राइस कहाँ होना चाहिए, तला हुआ कुछ हो तो वो कहाँ होना चाहिए। तो इतना सुंदर अरेंजमेंट के साथ हम लोग थाली परोसते हैं, और उस स्थान का भी महत्व है, उस मात्रा का भी महत्व है। तो केवल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर ज्यादा खाते हैं तो वह बैलेंस डाइट नहीं होता, पर इसमें हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा खाने के लिए कहा जाता है। मॉडरेट अमाउंट ऑफ फिश एंड एग, क्योंकि प्रोटीन प्रोटीन के ऊपर ज्यादा इसमें यानी ये दिया जाता है। तो फिश एंड एग को यानी नॉनवेज थोड़ा तो भी हो, ऐसा हमारे यहाँ डाइटिशियंस कहते हैं। रिड्यूस इनटेक ऑफ हाई फैट एंड ऑयल, ऑयल को कम से कम ले, जो फैट्स है उनको भी थोड़ा कम ले। तो उससे एक्चुअली अगर हम लोग आयुर्वेद और ये देखें तो बहुत अलग अलग कंसेप्ट है, क्योंकि ऑयल हम लोग क्यों लेते हैं, तो स्निग्धता हमारे शरीर में आए, एक से वात कम होता है, घी से पित्त कम होता है। तो ये चीजें भी हमें हमारे भोजन में उतने अमाउंट में जरूरी है। इंक्रीज इनटेक ऑफ वाटर, ये भी हमें कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे तो हमारे जब हम आहार के ऊपर आते हैं तो हमारे मन में प्रश्न रहते हैं कि आहार कैसा हो, कब लिया जाए और कैसे लिया जाए। तो कब लिया जाए, तो आहार का जब हमें समय निश्चित करना है कि हमें भोजन कब लेना है, तो उसके लिए यह जो एक सर्कल हम लोग आज सामने देख रहे हैं यह इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी वापस से अगर हम लोग आयुर्वेद पर आए तो इसका बहुत इन डेप्थ उन्होंने विचार किया हुआ है कि हमारा शरीर निसर्ग से जुड़ा हुआ है। निसर्ग ऊर्जा कहाँ से लेता है, तो सूरज से ऊर्जा लेता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त तक तो जो एक गति चलती है सूरज की, तो उसके अनुसार हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। तो सूरज की गति के अनुसार दिनचर्या हो तो हमारे त्रिदोषों के भी काल है, जैसे हमारे शरीर में है वैसे ही बाहर के वातावरण में है। तो जैसे ही सूर्योदय होता है तो अग्नि आती है, अग्नि जैसे बाहर उष्णता बढ़ती है वैसे ही हमारी पेट की जठराग्नि प्रदीप्त होती है। और जैसे जैसे सूरज हमारे सिर पर आता है तब हमारी पेट की भी अग्नि मैक्सिमम रहती है। तो ये काल है। तो पित्त का काल, कफ का काल और वात का काल। तो रात्रि 12 बजे से सवेरे 8 बजे तक वात का काल है, सवेरे 8 बजे से दोपहर को 4 बजे तक पित्त का काल है, और दोपहर को 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक कफ का काल है। उसके साथ में वात पित्त कफ, ये काल जो है यह हर 2-2 घंटे में बदलते हैं। जैसे वात का काल रात्रि 12 से सवेरे 4 बजे तक वात का काल, वात और वात है। फिर वात पित्त का काल जो है सवेरे 4 से 6 है। इसीलिए उस समय वात रहता है तो कहते हैं कि 4 से 6 ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर हम लोग प्राणायाम वगैरह करें तो ज्यादा अच्छा है। वात और कफ का काल जो है सवेरे 6 से 8 बजे तक है। तो इसमें वात और कफ का काल है 6 से 8, इसलिए 6 से 8 उन्होंने आहार के लिए नहीं कहा है। जब पित्त हमारे शरीर में आता है यानी 8 से 10 में पित्त और वात का काल है, यानी पित्त हमारे यहाँ बढ़ने लग गया, तो जब पित्त का काल है तब हम खा सकते हैं। जिससे क्या होगा, उतनी जठर अग्नि प्रदीप्त होगी जितना जो हमारे अन्न को पचा सकेगी। और फिर दोपहर प्रातः 10 से दोपहर 2 बजे तक का काल पित्त और पित्त का काल है, यानी इस समय पित्त अधिक अधिक रहता है।
तो जो दोपहर का भोजन है वह 12 से 1 में अगर हम लोग बराबर बीच में कर ले तो उस समय जठराग्नि सबसे ज्यादा प्रदीप्त रहती है। फिर पित्त कफ का काल है 2 से 4, कफ वात का काल है 4 से 6, वापस से 6 से 8 कफ और पित्त का काल है। इसीलिए कहा जाता है कि शाम का भोजन जो है 6 से 8 में आप कर ले। तो जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्योदय के साथ पित्त का काल शुरू होता है और सूर्यास्त के साथ पित्त का काल खत्म होता है। तो जब जब पित्त है तब तब हमें खा लेना है। तो पित्त का काल है सवेरे 4 से 6 और उसके बाद 10 से 2 बजे तक पित्त पित्त यानी पित्त सबसे ज्यादा रहता है और सायंकाल 6 से 8। अब हम लोग और थोड़े से इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट्स है डाइट के उसके ऊपर जाएंगे। तो इसमें प्रकृति हम लोग जो योग और आयुर्वेद में जिन चीजों को ध्यान में रखते हैं, जिन चीजों का ध्यान रखते हैं वह है नेचर ऑफ फूड, यानी हमारी प्रकृति देख कर ही हमें हमारे भोजन क्या होना चाहिए वह डिसाइड करना है। प्लस हम जो भोजन ले रहे हैं वह भोजन की क्या प्रकृति है, यानी हम जो खाना खा रहे हैं उसमें अगर आज सब्जी बनाई है तो जिस चीज की सब्जी बनाई है उसकी प्रकृति क्या है। अगर हमने तूर दाल बनाई है तो उसकी प्रकृति क्या है, मूंग दाल बनाई है तो उसकी प्रकृति क्या है, अगर हमने चावल बनाए हैं तो उसकी प्रकृति क्या है, अगर हमने ककड़ी ली है, ककड़ी की कोशिम्बीर बनाई है तो उसकी प्रकृति क्या है। तो ये सारी प्रकृति यानी खुद की प्रकृति और हमारे खाने में जो जो अन्न हमने लिया है, सब्जियां ली है, दालें ली है, उन सब की प्रकृति का भी हमें ध्यान रखना है। फिर प्रोसेसिंग ऑफ फूड ये बहुत जरूरी है, करण जिसे कहा जाता है। ये 8 पॉइंट्स जो है वो हमारे भोजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रोसेसिंग ऑफ फूड हम लोग किस तरह से उस अन्न के ऊपर संस्कार क्या हो रहे हैं वह बहुत जरूरी है। तो प्रोसेसिंग ऑफ फूड किस प्रकार से हमने अन्न को बनाया है, तो प्रोसेसिंग में संस्कार में उस अन्न पे कम से कम संस्कार होके वह संस्कारित करके उसे सुपाच्य बनाया जाता है। उसको बहुत अधिक कॉम्बिनेशंस और बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं रहती। बस जो प्रोसेस कर रहे हैं उससे उसकी ऊर्जा बनी रहे और वह हमारे पेट में जाकर सुपाच्य पचन के लिए एकदम हल्का हो जाए, ऐसी प्रोसेस हम लोग करके वह अन्न ग्रहण करते हैं। फिर संयोग आता है, संयोग यानी कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। तो हम किस कॉम्बिनेशन के साथ अन्न को ग्रहण कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं कि हमें मेथी की सब्जी बनानी है तो मेथी की सब्जी, मेथी जो है वह पित्तकारक है, तो उसके साथ अगर हम लोग लहसुन डालते हैं जो कॉम्बिनेशन बहुत फेमस है, पर मेथी और लहसुन दोनों ही पित्तकारक है और दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो और पित्त बढ़ाने वाला होता है। तो कॉम्बिनेशन हमें क्या करना है, तो मेथी के साथ आप मूंग की दाल लें, थोड़ा सा प्याज ले, तो ये जो अगर कॉम्बिनेशन हम लोग लेंगे तो ये जो संयोग लेंगे तो ये बैलेंस कर जाएगा। तो इस तरह से ऐसा संयोग करना है कि जो प्रकृति हमें तकलीफ दे सकती है, पित्त बढ़ा सकती है, तो उसको बैलेंस करके न्यूट्रलाइज कर दिया। तो उससे हम अब जो अगर मेथी की सब्जी लेंगे तो उससे कोई तकलीफ नहीं होगी। कॉम्बिनेशंस इसी प्रकार से है। अगर हमने समझो ऐसे ही मेथी की ही सब्जी बनाई पर उसके साथ में अगर ककड़ी की कोशिम्बीर बना ली तो ये दोनों ही चीजें क्या हो गई, एक दूसरे को बैलेंस करने वाली होगी कि एक थोड़ी गर्म है प्रकृति में तो एक ने ठंडा कर दिया। तो इस तरह से गर्म के साथ थोड़ा ठंडा, तो बैलेंसिंग जो है वह अपने आप ही उस कॉम्बिनेशन के साथ हो जाएगा। राशि क्वांटिटी बहुत जरूरी है, क्वांटिटी ऑफ फूड, हम कौन सा अन्न कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं। तो हमें यानी जैसे हम बोलते हैं कि चपाती है या फिर भाकरी है तो इसको कितना लेना है, चावल को कितना लेना है, दालों को कितना लेना है, सब्जी को कितना लेना है, सलाद को कितना लेना है, चटनियों को कितना लेना है। तो ये क्वांटिटी, ये मात्रा भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए जैसे मैंने कहा ना कि थाली, तो जो थाली सजाते हैं उसमें राइट हैंड में जो सब्जियां रहती है वो हम बड़ी चम्मच से परोसते हैं और चटनियां जो है वो छोटे से चम्मच से परोसते हैं। तो मात्रा इसमें बहुत जरूरी है। हम लोग कभी बड़े चम्मच से चटनी नहीं देते और इतनी सी सब्जी नहीं देते। तो ये मात्रा भी हर एक अन्न की
को ध्यान में रखकर थाली परोसना और हमारे आहार में होना ज़रूरी है। तो राशि, उसके बाद देश, रीजन इन्फ्लुएंस ऑन फूड। तो रीजन भी बहुत ज़रूरी है। जैसे बोलते हैं ना, ज जिस भूमि में जो पकता है, वही अगर उस समय वहाँ पर खाया, तो वो हमारे डाइजेशन के लिए हल्का रहता है। अगर आप साउथ इंडियन फूड नॉर्थ में जाकर खाएँगे, तो वो हमारे पचाने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। बहुत ज़्यादा फर्मेंटेड फूड जो हम साउथ में खाते हैं, वही अगर हम दिल्ली वगैरह जाकर खाएँ, तो उससे उसे पचाने में तकलीफ होती है। या फिर दिल्ली का नॉर्थ इंडियन पंजाबी फूड जो है, वो अगर हम लोग साउथ में जाकर पराठे रोज सवेरे-सवेरे खाएँ बहुत, तो वो उससे भी पचने में वह बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। या फिर जो सब्जियाँ जिस समय, जिस काल में, जिस ऋतु में, जिस रीजन में, यानी सराउंडिंग कंडीशंस में हमारे जो उगती है, वह भी उसके लिए हमारे उस ऋतु में वो चीज़ें क्यों खानी चाहिए? क्योंकि वो चीज़ें जो भूमि से निकली उस समय उगती है, तो वो थोड़ी बहुत ऐसी प्रकृति ने बना कर रखी है कि वो हमारे तीनों दोषों को बैलेंस कर देती है। तो उस ऋतु में क्या कहा है, तो रीजन जो जिस भूमि में जो उग रहा है, जिस सीज़न में जो उग रहा है, वही खाना ज़रूरी है। इसलिए सीज़नल फूड ही कहा है, सीज़नल फल है, सब्जियाँ हैं, काल। तो इन्फ्लुएंस ऑन फूड टाइम, जो अभी हमने काल का देखा कि पित्त का काल जब है, उसी समय हमें हमारी जठराग्नि रहती है प्रदीप्त, तो उसी समय हमें आहार को ग्रहण करना है। प्लस उसमें ये भी देखा जाता है कि किसकी जठराग्नि अगर मंद है, तो उन्हें कहा जाता है कि दिन में 2 बार ही खाएँ, क्योंकि उनकी जठराग्नि मंद है, तो जो पहले खाया हुआ अन्न है, वह पूरा डाइजेस्ट होने में उनको ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए आयुर्वेद में कहा है, जब तक भूख अच्छे से ना लगे, नहीं खाना है। और अगर पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, उसकी जठराग्नि बहुत अच्छे से प्रदीप्त है, तो उन्हें क्या खाना है, तो वो 2-3 बार खा सकते हैं। तो 3 बार खाना है, तो 3 बार उस समय खाएँ जब अच्छे से भूख लगी हो। तो इसलिए काल का भी महत्व है कि पित्त के काल में हमें खाना है। रूल्स जो है, उपयोग संस्था यानी ये जो सारे रूल्स है, कब कैसे खाना है, क्या खाना है, थाली कैसी हो, क्वांटिटी कैसी हो, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पर्सन हु कंज्यूम यानी जो व्यक्ति खाना खा रहा है, उसकी आज की अभी की कंडीशन क्या है? अगर मुझे आज पित्त हुआ है और मैं पित्त कारक खाऊँगी कि पित्त शामक खाऊँगी, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मेरी आज की कंडीशन क्या है? बाहर का ऋतु क्या है? और उस हिसाब से मुझे आज का भोजन बनाना है। तो ये सारी चीज़ें तभी काम करती है जब हम घर का खाना खाते हैं। तो थोड़ा-सा और आगे हम जाएँगे, व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। तो इसमें एक जस्ट रिव्यू है, बस 2 मिनट का है। तो रिव्यू क्या है, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा, जो भी समझा, उसका एक समराइज़ फॉर्म में है कि ईट एप्रोप्रिएट क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू योर हंगर। हमारी भूख के अनुसार ही हमें खाना है। ओबे योर हंगर नॉट योर टंग। ये बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमारा जो क्वांटिटी है वह खाने की बढ़ जाती है, पर फिर उसके बाद हमें ऐसा हो जाता है कि बस मैंने आज बहुत खा लिया, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ गलत है। हमारे ज़ुबान की अपेक्षा हमें हमारी भूख के ऊपर ध्यान देना है। ओबे नेचर क्लॉक ये नेचुरल क्लॉक जो है पित्त का काल है, एंड ईट ऑन टाइम। तो ये जो टाइम टू टाइम खाना है, क्यों? क्योंकि हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारे शरीर की, अगर आज आप 12 से 1 में खाना खा रहे हो, एक 2-3 दिन आप 12 से 1 में खाना खाइए, बराबर चौथे दिन आपको 12 बजे भूख लगेगी। तो ये जो टाइम टू टाइम खाना है, तो अपने आप उस समय गैस्ट्रिक जूसेस जो है, वह जठराग्नि जो है वह प्रदीप्त तो होने लगती है। ये ऑटोमेटिक हमारा शरीर उस समय के अनुसार कार्य करने लगता है। तो ये चीज़ हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वह भी सेट करना ज़रूरी है। तो समय पर उठना, क्योंकि समय पर उठेंगे नहीं, तो पित्त का काल चले जाने के बाद अगर हम लोग उठ रहे हैं, तो भी गलत है। और जो सूर्योदय के पहले उठना है, तभी जाकर हमारे शरीर के ये जो तीनों दोष है, यह संतुलित रहते हैं। अगर हम उसमें उठने में, यानी नींद और खाना, ये दोनों ही चीजें संतुलित हो, तो हमारे आधे से ज्यादा बीमारियां वहीं पे ठीक हो जाती है। इसलिए बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना
और उसको फॉलो करना ये जरूरी है। ईट ऑर्गेनिक एंड वेजिटेरियन डाइट, यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक भी ज्यादा लेने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि जो बेसिक प्रकृति है दालों की या फिर चीजों की, तो जैसे दालें हैं, इसका उदाहरण अगर हम ले तो तूर की दाल, तो अगर हम चरक संहिता देखें तो तूर की दाल को उन्होंने पित्त कारक नहीं बतलाया है, कफकारक बतलाया है। तो पित्त कारक, यहाँ पे हम लोग तूर की दाल आजकल खाते हैं तो कहते हैं अरे एसिडिटी हो जाएगी, तो कई लोग आजकल तूर की दाल न खाते हुए मूंग की दाल खाने लग गए हैं। पर वो तूर की दाल क्यों पित्त कारक हो गई है, तो जो पेस्टिसाइड्स हम लोग उसके ऊपर डाल रहे हैं और जो पॉलिशिंग हो रहा है, तो उसके ऊपर का एक आवरण अगर निकल जाता है तो वह पित्तकारक हो गई है। तो कई बार इन सारी चीजों से उसके जो मूलभूत नेचुरल जो गुण है, जो प्रकृति है उस अन्न की, वही बदल रही है, और वह बदलने से कई चीजें आजकल हमें तकलीफ देने लग गई है। तो ऑर्गेनिक खाने से हमें नेचुरल जो उसकी प्रकृति है उस हिसाब से उसके जो पोषण जो है वह हमें मिलेगा। उसके बाद में नेचुरल वेजिटेरियन डाइट भी, कि कम से कम नेगेटिविटीज आए, क्योंकि नॉनवेज आजकल, वैसे तो हम योग में नॉनवेज नहीं कहते हैं, पर फिर भी आजकल एक और कारण है कि नॉनवेज में मांस अगर अधिक, जैसे चिकन है, तो चिकन में जो खाते हैं वह उसका जो ये है फ्लैश है, वह बढ़ाने के लिए जो हार्मोन्स दिए जाते हैं, तो उस उन हार्मोन्स के कारण क्या होता है, तो वही केमिकल्स जो है, वही हार्मोन्स हमारे शरीर में उसे खाने के बाद जाने वाले हैं, और वह जाने से कई आजकल जो नई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मेल एंड फीमेल हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगे हैं, और ये सारा उन हार्मोन्स के कारण हो रहा है जो उस समय उस फ्लैश को बनाने के लिए, यानी नेचुरली अगर 10 दिन में उतना फ्लैश बनने वाला है, तो हम इंजेक्ट हार्मोन्स दे दे के वह फ्लैश 2-3 दिन में ही बढ़ा लेते हैं। तो इस प्रकार से नॉनवेज भी आजकल बहुत ये हो गया है। ईट लोकल एंड सीजनल, ईट होममेड फूड। होममेड फूड इसलिए बतलाया गया है क्योंकि घर में अगर हम बनाते हैं, तो हमें पता है आज मेरी स्थिति क्या है, आज मेरी यानी कौन सा दोष अगर कहीं बढ़ा हुआ हो, तो उस प्रकार से हम अपने भोजन का जो है वह प्लान करेंगे। भोजन बनाते समय भी जो कॉम्बिनेशंस है उसको भी हम लोग बदल के और उस प्रकार से कर सकते हैं। प्लस एक तो हमें पता रहता है उसकी सफाई, हम लोग स्वच्छता रख सकते हैं, साफ सुथरा खाना है, साफ सुथरा बनाना है, और फिर जो एक मन उसके साथ लगा रहता है होममेड फूड में, तो वो एनर्जी उसके साथ आती है। प्लस A2 काउ मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वह भी हमें देसी गाय को ही यूज करें। यूज हेल्दी यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग एंड सर्विंग। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से अगर हम लोग लेते हैं तो ये हमें हेल्दी लिविंग की तरफ ले जाता है। तो इसी प्रकार से